नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। इस वक्त देश में दिल्ली चुनाव की चर्चा हर खास और आम की जुबान पर है। यहां भाजपा और आप के बीच कांटे का मुकाबला है। वैसे दिल्ली में सदियों का इतिहास ये बताता है कि यहां जिसने भी हुकूमत की उसे सत्ता से प्यार जरूर हुआ। लेकिन आज हम सिर्फ आजाद भारत के दिल्ली का ही जिक्र करेंगे, जहां 1952 से 1956 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार रही। फिर कई कारणों के चलते केंद्र ने 1 अक्टूबर 1956 को विधानसभा को खत्म करते हुए दिल्ली को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। यह नियंत्रण करीब 37 साल यानी 1993 तक जारी रहा। इसके बाद हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की और मदन लाल खुराना 2 साल 86 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। इसके बाद साहिब सिंह वर्मा को 2 साल 288 दिन के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में सरकार का कार्यकाल पूरे होने से पहले ही सुषमा स्वराज ने 52 दिनों के लिए तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलना शायद भाजपा को भारी पड़ गया। नतीजतन अगले 15 साल तक कांग्रेस की शीला दीक्षित ने दिल्ली का ताज अपने सिर पर सजाए रखा। फिर दिल्ली में अन्ना हजारे का आंदोलन, आप संगठन का उदय और केजरीवाल का 52 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनना भी आपको याद होगा। इसके बाद राष्ट्रपति शासन, केजरीवाल की वापसी और आजसी की कहानी अभी लोगों के जहन में तरोताजा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव 2025 ने सियासी अखाड़ा फिर सजा दिया है। लेकिन इस बार का चुनाव बीते हर चुनाव से कई मायनों में अलग है और उनमें से एक खास वजह दिल्ली वालों को मिलने वाली मुफ्त की रेवड़ियां भी हैं। और ये रेवड़ियां जिस तेजी से बढ़ रही हैं उसने देश में एक नए आर्थिक संकट को हवा देना भी शुरू कर दिया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज के मुद्दे, रेवड़ियों का रेला, दिल्ली में होगा खेला। तो देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दल पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इन चुनावों में आप, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही मुफ्त की कई योजनाओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगी है। आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने का वादा कर रही है, तो बीजेपी ने 2500 रुपए देने की घोषणा कर दी है। तो उधर आप सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, तो कांग्रेस ने इसे 300 यूनिट करने का राग अलापा है। जाहिर है कि दिल्ली की सत्ता पर आसीन होने के लिए राजनीतिक दल सरकारी खजाने को खोखला करने से भी परहेज नहीं कर रहे। लेकिन क्या ये सत्ता का लालच है या वाकई सियासी दल आम आदमी का भला सोच रहे हैं? इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सहित बीजेपी और कांग्रेस ने भी चुनावी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। हालात ये हैं कि तीनों राजनीतिक दलों के बीच मुफ्त की घोषणा करने की होड़ मची हुई है। तीनों ही दल इस मोर्चे पर एक दूसरे को मात देने में जुटे हुए हैं। महिलाओं से लेकर छात्रों व बुजुर्गों से लेकर ऑटो रिक्शा चालकों तक के लिए मुफ्त की घोषणाएं करने में एक दूसरे को पछाड़ने पर आमादा है राजनीतिक दल। आइए नजर डालते हैं किस दल ने क्या क्या वादे किए हैं। महिलाओं के लिए घोषणाएं। आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा। बीजेपी भाजपा की ओर से महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता। 6 पोषण किट की सहायता की जाएगी। कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की। बुजुर्गों के लिए प्लान। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बुजुर्गों के मुफ्त इलाज के लिए केजरीवाल की संजीवनी योजना। निजी अस्पतालों में भी बुजुर्गों के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार। भाजपा की ओर से बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने के बाद बुजुर्गों को 10 लाख रुपए तक के निशुल्क इलाज का वादा। 60 से 70 साल के बुजुर्गों को 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। कांग्रेस ने दिल्ली में सभी को 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देने की घोषणा की। छात्रों के लिए घोषणाएं। आम आदमी पार्टी आपने घोषणा की है कि सरकार बनने पर दिल्ली में छात्र छात्राओं को बस में सफर मुफ्त रहेगा। मेट्रो के किराए में भी 50% तक छूट।
दलित छात्र छात्राओं को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप। बीजेपी सरकार बनने पर जरूरतमंद छात्रों को सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की एक मुश्त सहायता। कांग्रेस ने युवा उड़ान योजना की घोषणा की। शिक्षित युवा बेरोजगारों को 8,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। पानी बिजली होगा मुफ्त। आम आदमी पार्टी आपने दिल्ली में किराए पर रहने वाले लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली और 21,000 लीटर पानी फ्री देने की घोषणा की है। बीजेपी केजरीवाल सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्री बिजली, पानी और महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा जैसी योजनाएं जारी रहेंगी। कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। बहरहाल इन घोषणाओं के दम पर कौन आगे निकलेगा और कौन पीछे रहेगा, यह तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन मतदाताओं की सोच और राय इसे लेकर क्या बनती है, ये बात देखने लायक होगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो रेवड़ियों का रेला दिल्ली में होगा खेला, इसके लिए हमारे साथ उपस्थित है प्रदीप बैस जी हैं, बीजेपी नेता दिल्ली से ही हैं, राजेश यादव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से, बिक्रमजीत पासी जी हैं, आप प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हैं, रवि दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली से ही हैं, भूपेंद्र सुल्लेरे जी भोपाल से हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बिक्रमजीत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज क्लियर है आपके पास? जी, आपकी आ रही। बिक्रमजीत जी, 1993 बीजेपी सरकार का गठन हुआ था कई सालों बाद। निश्चित तौर पे उसके बाद से जितने भी बजट पेश हुए हैं सब फायदे के बजट पेश हुए हैं। पिछली बार माने 2000 जो आपने चुनाव जीता था पिछला और बजट पेश किया, पहली बार घाटे का बजट पेश हुआ है दिल्ली में। ये सब मुफ्त जो आप बांट रहे हैं, ये इसका खेल है, किसका खेल है? देखिए एसपी त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं आपको भी, मेरे को पैनलिस्ट बीजेपी के प्रदीप बैस जी, रजनीश यादव जी, थोड़ा आप तेज बोलिए, थोड़ा आवाज धीमी आ रही। जी, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, आपके दर्शकों को भी नमस्कार करते हुए ये बता देता हूं कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, आपको याद होगा, दिल्ली का बजट महज 24,000 करोड़ था। और ये आम आदमी पार्टी की नीतियों की बदौलत ही है कि दिल्ली का बजट 78,000 करोड़ के करीब पहुंचा जी। और दिल्ली का बजट लगातार रेवेन्यू सरप्लस रहा। देश में जहां जहां भी कांग्रेस या बीजेपी की सरकारें, आप दिखा दीजिए कहीं कोई रेवेन्यू सरप्लस हुआ हो, लगातार वहां पे कर्जा बढ़ता चला गया। अब तो हमारे देश में बीजेपी की सरकार आई है, 55 लाख जी बढ़ के 205 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया कर्जा। लेकिन दिल्ली हमेशा ही बजट, हमारी नीतियों की वजह से बजट बढ़ा और लोगों को और दिल्ली का बजट लगातार रेवेन्यू सरप्लस है। और यही चीजें दर्शा रही हैं कि अगर सही तरीके से, मैं आपसे पासी जी बोल रहा हूं, घाटे का बजट पेश किया है आपने पिछला। मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं कि जो दिल्ली का बजट है वो आम आदमी पार्टी की नीतियों की वजह से ही तो 78,000 करोड़ पे पहुंचा है जी, 24,000 करोड़ से। और लगातार लोगों को राहत भी दी है। जिन स्टेट्स में, जहां 19 स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है, वहां पे ना बिजली फ्री है, ना 24 घंटे बिजली है, ना सफर फ्री है। वहां पे ये घाटे में है, यहाँ पे कर्जे में है। ये 24,000 से 75,000 करोड़ आपने बजट हो गया दिल्ली का। ये समय भी तो बढ़ा है इतने दिनों का। आप रिपीट कीजिए क्वेश्चन को। देखिए 10 साल समय भी तो बढ़ा है। 75,000 करोड़ का आपने बजट पेश किया, समय भी तो 10 साल आपने लिया। तो लगातार हर साल दिल्ली का बजट बढ़ा है जी, हमारी नीतियों की वजह से। जी, हर राज्यों का बढ़ता है, हर राज्यों का, किसी भी राज्य का देख लीजिए, हर राज्य का बजट हर साल बढ़ता ही है। लेकिन वहां पे कर्जा भी बढ़ता है जी, 5-5, 7-7 लाख करोड़ कर्जा है इनकी स्टेट के ऊपर। हाँ, लेकिन आपके यहाँ कभी भी कर्जा नहीं था, पहली बार हुआ है। नहीं, अभी भी 1400 करोड़ के करीब का रेवेन्यू सरप्लस रहा है जी अभी तक भी। बजट तो आपने घाटे का प्रस्तुत किया, हमेशा बजट घाटे का कभी भी प्रस्तुत नहीं है 1993 से, जब से विधानसभा बनी।
देखिए, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि इस बार भी बजट घाटे का नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हमने लोगों को राहतें भी दी हैं और दिल्ली के अंदर आपने एक चीज नोट की होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है। तो ये एक साल को आप पिछले 9 साल से कंपेयर करके नहीं ना देख सकते। लगातार अगर आप 10 साल का देखोगे तो दिल्ली के लोगों की राहतें आप कैलकुलेट कर लीजिए, घाटा कैलकुलेट कर लीजिए। दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस ही रहा है हमारी सरकार में, और पहले भी सरप्लस रहा है, पहले भी। देखिए, उसमें ऐसा है कि पहले तो राहतें भी कोई नहीं थी दिल्ली के लोगों को, और बजट भी महज 24,000 करोड़ था। पहले क्या नहीं थी आपने बताया? पहले दिल्ली के लोगों को राहतें भी कुछ नहीं थी जी। एक चीज देखिए, हम 25,000 रुपए महीना हर तकरीबन परिवार का बचा रहे हैं। अगर बिजली का आप देखोगे 200 यूनिट बिल्कुल फ्री है, अगली 200 यूनिट पे 50% सब्सिडी है। अगर 400 यूनिट कोई परिवार यूज कर रहा है तो उसका बिल आता है 700 से 800 रुपया, 800 रुपए। और वही गुजरात में 4500 रुपया है। ऐसे ही अगर आप हेल्थ फैसिलिटीज की बात करोगे, एजुकेशन फैसिलिटीज की बात करोगे, तो एक परिवार का 20 से 25,000 रुपया महीना दिल्ली में बच रहा है सरकार द्वारा दी गई राहतों की बदौलत। और उसको अगर आप कंपेयर करोगे तो आज भी दिल्ली जो है जी, लोगों को राहत देने के मामले में बजट के मुताबिक बहुत बेहतर है। चलिए, हम आपके पास पासी जी फिर से आते हैं। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? राजेश जी, आप अंधेरे में बैठे हैं, उजाले में आ जाइए, अभी दिल्ली का चुनाव थोड़ा टाइम है। राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है दिल्ली प्रवक्ता जी। हाँ प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी, अभी पासी जी बोल रहे थे कि राहत इतनी ज्यादा दे दी है, घाटे का बजट, हमने उनसे कई बार कहा घाटे का बजट पेश हुआ तो बोले नहीं, 75,000 करोड़ रुपए बढ़ गया, 24,000 से करोड़ से 75,000 करोड़ उसका बजट पहुंच गया, अच्छी बात है। लेकिन ये अगर मुफ्त की रेवड़ी जो हमने नाम दिया है बढ़ रही, आप तो आम आदमी पार्टी से भी आगे निकल गए। त्रिपाठी जी नमस्कार। उम्मीद है भोपाल में सर्दी कम है दिल्ली से और आप सकुशल हैं। दर्शकों को मेरा नमस्कार, राजेश यादव जी को मेरा नमस्कार, आदरणीय रवि जी को नमस्कार, और दूसरे रवि दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली से ही हैं जी। डॉक्टर जी प्रदीप जी, भूपेश जी को भी मेरा नमस्कार, डॉक्टर भूपेश जी को भी मेरा नमस्कार जी। अब मैं आता हूं सर, आपकी बात चल रही थी और आपके प्रवक्ता बोले जा रहे थे जी। आपने एक साधारण सी 10वीं या 12वीं पढ़े हुए विद्यार्थी जो कि राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र या थोड़ा बहुत कॉमन सेंस पढ़ा हुआ हो, उसी तरह के आपके प्रश्न थे। और आपने एक बात कही 93 से लेकर अब तक, मेरी आवाज तो ठीक आ रही है ना त्रिपाठी? जी 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 जी। हाँ, तो 93 में विधानसभा बनी और उसके बाद से अब तक दिल्ली में जो है सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। अक्टूबर 2024 में ये जनरल पब्लिक के एक्नॉलेजमेंट में आया कि इस बार मामला गड़बड़ है, करों से होने वाली आय जो दिल्ली की है वो इस बार घाटे में जाने वाली है जी। और उसको पूरा करने के लिए इन्होंने भविष्य निधि से या किसी निधि से इन्होंने कर्ज मांगा है और इनके अधिकारियों ने इन्हें बताया कि वो कर्ज आप लेते हैं तो आप किसी योग्य नहीं रहेंगे। ये एक बड़ी ओपन सीक्रेट, किसी भी से कहीं पे भी चर्चा की जाने वाली बात है, लेकिन आपके नेता और आपके प्रवक्ता इससे हमेशा इनकार कर रहे हैं जी। अब आता है, आपने मेरे से प्रश्न पूछा, आप तो उससे भी आगे निकल गए जी। तो त्रिपाठी जी, मैं बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाएं जो जनता के हित में रही हैं और जनता ने उनको पहले अवसर दिया, फिर पूर्ववर्ती सरकारों ने योजनाएं लाई, लेकिन बाद में जनता ने उनको नकार दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो मोदी जी की सरकार है, उसने चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, ऐसी योजनाओं को बंद नहीं किया जिनसे कि जनता का लाभ होता हो। हम श्रेय लेने वाले कंपटीशन से बहुत दूर हैं जी। जैसे कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की हमने IIT खुलवाए, हमने एम्स बनवाया एक, तो हम वो श्रेय लेना नहीं चाहते जिनसे। अब आप अगर देखें तो एक बड़ा ये गंभीर प्रश्न है, क्या जनता
के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि किसी ऐसे को जो कि कम से कम रियलिस्टिक हो, भले वादे ज्यादा ना हो, रियलिस्टिक हो, या इस एश्योरेंस में उस सरकार को चुने कि भाई देखिए फ्री की रेवड़ी बड़ा नुकसान कर रही है। बिल्कुल, आज ये मजबूरी है। आपको भी नुकसान करेगी। 2500 रुपए, वो तो 2100 दे रहे थे, आप 2500 देंगे। आपको मालूम होना चाहिए, नीति आयोग ने आज ही मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए जो पैसा दे रहे हैं, उसमें से 41% लाडली बहनों को जो पैसा दे रहे हैं उसमें चला जा रहा है विकास की योजनाओं का जो फंड है। नहीं, देखिए, इसका आकलन जब होता है तो इसी नीति आयोग जैसी ही संस्थाएं बोलती हैं कि अगर डायरेक्ट बेनिफिट, वो 15% वाला जमाना अब नहीं है कि 85 पैसे चले जाते थे, 15 पैसे ही मिलते थे, अब तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तो वो पैसा अर्थव्यवस्था में ही जा रहा है। अगर किसी बहन के पास जाता है, अगर ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, आज हमारी चर्चा मुफ्त की रेवड़ी है, लेकिन वो पैसा जो है बिचौलियों के हाथ में नहीं जाता, या किसी नेता या किसी कर्मचारी के हाथ में नहीं जाता, वो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। ये हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे कि कम से कम जिसके जो लाभार्थी है उनके पास सीधे जा रहा है। बाकी सारी बातें बाय वन गेट वन तो चलती रहेंगी, लेकिन देखिए कुछ समय जब बीतता है, और मैं केवल अपनी सरकार नहीं, या केवल केंद्र या केवल हमारे शासित राज्यों की नहीं, दूसरे सरकारों की भी मैं बात करूं, अगर कर्नाटक की क्या स्थिति हुई, हिमाचल की क्या स्थिति हुई जब वो अकेले लेकर के चले जी। केंद्र सहयोग के लिए, केंद्र कोई पक्षपात नहीं करता है कि नहीं हमारी सरकार वहां है, नहीं है तो हम उसको सहयोग नहीं देंगे, या राज्यों की जो राशि है वो नहीं देंगे। लेकिन डबल इंजन की सरकार होने से सामंजस्य बढ़िया होता है, जनता इस बात को समझती है। आयुष्मान योजना केंद्र की योजना थी, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं हुई, तो अगर लागू होती तो निश्चित तौर पर उसका लाभ होगा सभी प्रदेशवासियों को। और अगर भाजपा जनहित में योजनाएं लाती हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होती है, तो मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है, और हम जनता के हित में ही काम करते हैं, ये आज समस्त प्रदेशवासी जानते हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, पासी जी से भी जानना चाहेंगे कि जो ऑटो चालकों के लिए जो घोषणाएं की हैं उनको चिन्हित कैसे करेंगे कि ऑटो चालक कौन है? क्या उनके लाइसेंस के आधार पे चिन्हित करेंगे, या उनने ऑटो का जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उस पे चिन्हित करेंगे? किस तरह करेंगे? अगर ऐसा होता है तो रवि जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? मैं जवाब दे दूं? नहीं, आ रहा हूं, रवि जी से एक सवाल कर रहा हूं आपके पास, फिर आऊंगा, मैं बहुत समय है। रवि जी, आप आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही त्रिपाठी जी। जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आपने ये पढ़ा होगा ऑटो चालकों के लिए दोनों ही, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी, इनके लिए मैं आपको बता दूं अगर नहीं पढ़ा हो, कि आपने कहा है कि ऑटो चालकों को 10 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा है, साथ ही ऑटो चालकों की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। ऑटो चालकों की वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए देने का वादा यह आम आदमी पार्टी की है। अब वहीं भाजपा ने किया है ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए ऑटो ड्राइवर कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान किया है, साथ ही उन्हें 10 लाख तक का बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा देने और उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देने का वादा किया है। तो थोड़ा सा ऐसे ही, आप भी पत्रकार ही हैं, ये ऑटो चालक वाला वो बनवा लीजिए ना आप लाइसेंस। हाँ, लेकिन समस्या ये है कि मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरा वोटर कार्ड नोएडा का है। नहीं तो दिल्ली का करवा लीजिए। दिल्ली में चल नहीं पाएगा। नहीं, किराए के मकान में भी हो जाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था करें आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाले की, जो पूरा एनसीआर है वो उसमें आ जाए, तो उसमें इंक्लूड हो जाऊंगा मैं। लेकिन आप जो मुद्दा जो आपने उठाया है वो बिल्कुल सही है कि जिस तरह से रेवड़ियों कल्चर शुरू हो गया है जी। आप देखिए पिछले 10 साल से लगातार जो है, सबसे पहले शुरुआत इसकी आम आदमी पार्टी ने ही दिल्ली से की है, जिसको पहले बीजेपी रेवड़ी कल्चर कहती थी जी। अब बीजेपी खुद उसी कल्चर में आ गई है जी। उसने जो है मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू की, वो वहां पर उनको चुनावी फायदा दिखा तो उसको आप हरियाणा भी ले गए, उसको आप महाराष्ट्र भी ले गए, सब जगह ले गए। तो ये तो आज के चुनावी मजबूरी इसको मान लीजिए ऐसे त्रिपाठी जी की चुनावी मजबूरी बन गई है पार्टियों की जी। क्योंकि धरातल पर कोई काम दिखता नहीं है जी। तो इस तरह से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करके वो किसी ना किसी तरह लुभाने की कोशिश करते हैं वोटरों को, ये कोशिश होती है। हालांकि ये चुनावी राजनीति में हम देखें तो इसको नैतिक तौर पर सही नहीं माना जाएगा,
लेकिन ये राजनीति ऐसी हो गई है कि वहां पर पैसा बांटना जरूरी हो गया है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, जितने भी वोटर हैं, जितने वोट बैंक हैं हर तरह के, सबको कुछ ना कुछ देने का प्रयास पार्टियां करती रहती हैं जी। और मजबूरी ये है कि वो जो उनके लिए योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं या किसानों के लिए योजनाएं हैं, उनका लाभ उन तक उस तरह से पूरी तरह नहीं पहुंच पाता है या उनको जानकारी भी नहीं होती है, इसलिए ले नहीं पाते हैं, इसलिए बार बार ये पैसा देने की बात आती है। जी चलिए, राजेश यादव जी हमारे साथ। आ रहा हूं प्रदीप जी, ऑटो वाली बात आपसे जरूर पूछेंगे क्योंकि कांग्रेस ने ऑटो चालकों के लिए कुछ नहीं किया है। राजेश जी मेरी आवाज आ रही है? राजेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज कट कट के आ रही राजेश जी। मुझे आपकी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही, मेरी आ रही है आपको? आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और जितने भी हमारे साथी यहाँ पर हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार। मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को बड़े ध्यान से सुना। आपकी आवाज कट के आ रही राजेश जी, थोड़ा स्काइप का जो माइक है उसको थोड़ा पास में ले लीजिए, शायद अच्छे से आए। सच्चाई ये त्रिपाठी जी पिछले बड़े हैं क्योंकि नया कोई फ्लायर समस्या से दिल्ली कुछ नहीं। राजेश जी मैं आपके पास फिर से आऊंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, सवाल लेके आऊंगा निश्चित तौर पे। थोड़ी सी आवाज नहीं आ पा रही तो हमारे दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं। सवाल आपसे भी बहुत सारे होने हैं क्योंकि आपने भी मुफ्त रेवड़ियों की बौछार लगा दी है जो घोषणा पत्र आया है। शायद इस बार लंबे समय बाद आपके पास सत्ता की चाबी, जैसा कि आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सत्ता की चाबी इतने हमारे विधायक आ जाएंगे, सत्ता की चाबी मेरे पास होगी। भूपेंद्र सुल्लेरी जी, मैंने जो सब्जेक्ट रखा है मुफ्त की रेवड़ी, और उसकी कहावत है मुफ्त का चंदन घिस मोरे नंदन। भूपेंद्र सुल्लेरी जी। जी बिल्कुल, राजनीति का परिवेश जो 21वीं सदी में जो बदला है, पहले भी होता था लेकिन इस तरह से नहीं, इस तरह से तो अब तो होड़ सी उड़ गई है सभी पार्टियों में। और मैंने पहले भी देखा है कि जो बीजेपी पार्टी थी सन 1980 में स्थापना हुई, उसके बाद उनका कहना था कि हमारी संस्कृति ये नहीं है कि हम मुफ्त की रेवड़ी बांटें, लेकिन आज वह पार्टी मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा आदर्श रूप में स्थापित हो रही है रेवड़ी बांटने के रूप में जी। और उसके नए प्रयोग हुए हैं और राजनीति में उसकी सफलता भी हुई और उसके तर्क भी हैं उनके पास, प्रवक्ता के पास, कि उनका कहना है कि वो पैसा डायरेक्ट जाता है, दूसरी बात माताओं के पास जाता है और माताएं लोग जो पैसा लगाती हैं वो घर के ही लिए लगाती हैं और घर में ही पैसा जाता है वो ऐसे। तो ये एक तर्क माना जा सकता है, लेकिन साथ साथ ये बात है कि उसके साथ साथ भी और भी कई चीज़ें हो रही हैं जो बजट में कहीं से बैठती नहीं है, फिट नहीं बैठती। अभी जो 6 राज्य हैं जो कांग्रेस के, उन राज्यों में अगर देखें आप स्थिति तो बहुत बुरी स्थिति है। जो उन्होंने घोषणा की थी वो घोषणाएं को लागू नहीं कर पा रहे। तो अब आप ये देखिए सभी जगह की बीजेपी शासित राज्यों में भी है, लेकिन थोड़ा कांग्रेस ज्यादा हो गई है जहां है। नहीं, उसका कारण ये है ना कि वहां पे उनकी केंद्र की सरकार है, एक समन्वय हो जाता है और जिसके कारण उनको पैकेज मिल जाता है। वहां पे ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है। आज अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तो उनकी भी ऐसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन ये एक सत्ता के लिए जो होड़ मची हुई है और जिसको कैन पकड़े सब लोग लाना चाहते हैं। अब वो कहता है तो 2100 वो कहते हैं, 2500 वो कहते हैं, 2900 रुपए। अब ये जो इस तरह से इनकी योजनाएं चल रही हैं, अब ये कहां तक अंत होगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दिल्ली के जो चुनाव है उसमें लगभग अभी कैंडिडेट हैं, उसमें 30 कैंडिडेट तो ऐसे आए हैं जो निरक्षर हैं, जिनके एक दिल्ली एक राजधानी है जिसमें उन्होंने कैंडिडेट उभारे हैं। सबसे ज्यादा करोड़पति कैंडिडेट है तो वो बीजेपी के हैं। तो ये जो सब चीज़ है एक ऐसा विरोधाभास पार्टी या कैंडिडेट राजनीति में भी देख रहा है, जिसको हम कहते हैं अमीरी और गरीबी का जो रेशो है वो गिर रहा है, शिक्षा का रेशो वो अंतर आ रहा है। तो ये देखिए उम्मीदवारों में भी दिख रहा है। देखिए राजनीति पार्टी जितनी भी अपने कैंडिडेटों को दे रही हैं, तो ये आंकड़े एडीआर के आ रहे हैं। एडीआर में ये आंकड़े आए हैं तो चौंकाने वाले हैं कि दिल्ली एक देश की राजधानी है, वहाँ पर भी ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि वो जीतने वाले लोग हैं। तो ये जो चीज है सिर्फ रेवड़ी तक ही नहीं, जो कि एक सकल घरेलू उत्पाद के जो उत्पादन है वो 3% से भी कम घट रहा है। ये किस तरह से स्थिति होगी और वहां पे सकल घरेलू उसके उससे ज्यादा जीडीपी जो है
3% से ऊपर नहीं कर्ज ले सकते हैं, उसको क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, उसको क्रॉस कर रहे हैं। दूसरी बात है ये, और 1947 में अपन स्वर्णिम भारत और संपन्न और भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें तो फेडरल गवर्नमेंट में सभी राज्यों का योगदान रहेगा, ऐसे तो बन नहीं पाएगा कि ये, और इस तरह से जो कल्चर आएगा तो वो कैसे बनेगा, ये कैसी स्थिति आएगी, ये भी तो राजनीति पार्टियों की जवाबदेही बनती है। और जवाब ये देना ही पड़ेगा कि आज सत्ता है तो कल किस तरह से सत्ता दूसरे के पास जाएगी, तो किस तरह से वो उस तरह से कर पाएगा। तो ये जब बड़े बड़े नरेटिव और बड़े बड़े जो नारे दे देना, इन चीजों पे क्रियान्वयन करने के लिए कुछ भी होना चाहिए कि सिर्फ एक ऐसा कि हमने 15-20 दिन का हमें चुनाव समर में जाना है, इसलिए हमको वो सीखना है और नई नई चीजें। और मैंने ये भी देखा है कि शुरुआत तो विकास से होती है राजनीति की, फिर विकास के बाद फिर भ्रष्टाचार आ जाता है, भ्रष्टाचार के बाद फिर राजनीति में धर्म आ जाता है। तो ये जो होता है तो बाकी सब चीजें बिंदु पिछड़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात। सुनहरे जी, कांग्रेस से हमारे राजेश यादव जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? त्रिपाठी जी, बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छे सुन पा रहे हैं। अब आप जो कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदीप जी को आपने सुना, विक्रमजीत पासी जी को आपने सुना कि नहीं सुना, या फिर मैं आपको दोहराऊं? और साथ में मेरा सवाल है, एक तो थोड़ा चिंता करने वाला सवाल यह है कि आपने ऑटो चालकों के लिए कोई घोषणा नहीं की। ऑटो चालक अच्छे खासे हैं दिल्ली में। दूसरा, वो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, तो अब 300 देंगे। बिजली लाइन कहां से? पर्चे जी, आपके श्रोताओं को मेरा प्रदीप जी, विक्रमजीत जी और सभी जो साथी यहाँ पर जुड़े हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। अभी रवि जी अच्छी बात कर रहे थे, उससे पहले मैं बीजेपी की प्रवक्ता की बात भी सुन रहा था। अगर आप देखेंगे, जो एक पैरामीटर सेट कर दिया है केजरीवाल ने जी, उस पैरामीटर से नीचे जाके आप दिल्ली की राजनीति को अब नहीं कर पाएंगे। इस बात को सभी राजनीतिक पार्टी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है जी। लिहाजा उस पैरामीटर से ऊपर ही जाना है, तो ये तो नेचुरल है कि दिल्ली वालों को आने वाले समय में फैसिलिटीज बढ़ के मिलेगी, उससे कम फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अब आप देखते हैं कि जो दिल्ली का बजट है, जिस तरह से डेफिसिट में जा रहा है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ही इसकी जिम्मेदार है कि जो मुफ्त की रेवड़ियां उन्होंने शुरू करी है, उन रेवड़ियों से ही वो लोग भाग नहीं पाएंगे। अब तो उससे ज्यादा पैरामीटर्स हमें सेट करने पड़ेंगे, तभी हम दिल्ली के वोटर्स को अपनी तरफ लुभा पाएंगे। तो ये दिल्ली के वोटर तो आप लुभा लेंगे, लेकिन जो टैक्स पेयर हैं, मध्यम वर्गीय परिवार, अति मध्यम वर्गीय जो टैक्स पेयर हैं, वो उनसे कितना टैक्स वसूलेंगे आप ये मुफ्त की रेवड़ी देने के लिए? आप लास्ट टाइम देखेंगे तो दिल्ली पहली बार दिल्ली का बजट डेफिसिट में गया है। इससे पहले कभी भी दिल्ली कभी डेफिसिट में गई नहीं थी जी। और उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार है, इस बात को सभी दिल्ली वासी जान चुके हैं जी। लेकिन अब मुफ्त की जो चीजों की एक आदत पड़ गई है, मुझे लगता है वो आदत धीरे से जाएगी नहीं। और उससे ऊपर का बजट हम कैसे बजट लेके आएंगे ये तो है, लेकिन कांग्रेस ने कुछ प्लानिंग करके उस चीजों को ठीक करने के लिए कि मुफ्त की चीजें जो बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं, उस बेनिफिट को रखते हुए हम लोग किस तरह से अपने बाकी वादे जो हमने पूरे करने हैं उसके लिए काम कर सकते हैं। उसके लिए हमने पूरा अच्छा सा प्लान आउट किया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये सारी सुविधाएं जो अभी केजरीवाल मुफ्त के नाम पे जिनको रेवड़ियां बोल रहा है, वो रेवड़ियां नहीं है, एक्चुअल में बेनिफिट्स है, वो एक्चुअल में एक सहायता है जो वो लोगों को उन्होंने दी है। लेकिन उसका मुफ्त का रेवड़ी का नाम देके मुझे ये नाम बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है। मुझे लगता है ये एक बेनिफिट है, ये एक हेल्प है उन लोगों को, नीडी लोगों को, जिनको हम लोग मदद करते हैं। उसको सब्सिडी का नाम हमें ठीक लगता है। राजेश जी, कर्नाटक में आपकी सरकार है, 5 गारंटी आपने की है, 60,000 करोड़ पर ईयर आपको अतिरिक्त राशि उसके लिए उपलब्ध करानी है। कहां जाएगा देश जो जरूरतमंदों की आप बात कर रहे हैं? कर्नाटक में किस तरह से हम लोग अपना बजट बढ़ा सकते हैं, किस तरह से कर्नाटक स्टेट को और अच्छे तरीके से हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उस रास्ते पे भी लगातार काम हो रहा है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी या राजेश जी मेरी बात सुन लीजिए, जीडीपी 3% से ऊपर कर्ज नहीं होना चाहिए। आप 3% से बहुत ऊपर जा रहे हैं। 60,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त कहां से लाएंगे? 5 गारंटी आपने चुनाव तो जीत लिया। त्रिपाठी जी, अगर यही बात अगर हम देखें तो यहाँ पे केजरीवाल की सरकार है,
जी। जो सब्सिडी के नाम पर इन्होंने मुफ्त की रेवड़ियों के नाम पर जो शुरुआत कर दी है जी, आपको लगता है कि उससे कम पैरामीटर्स पे कोई भी राजनीतिक पार्टी दिल्ली में राजनीति कर पाएंगी? ये सवाल मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं, लिहाजा आप सब प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं। आप एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स बनने के बाद अगर आप उस पैरामीटर को बीट नहीं करेंगे, उसको मीट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है आप उस स्टेट में राजनीति कर भी पाएंगे, क्योंकि लोगों को बेनिफिट मिल रहे हैं। चलिए, लोगों को बेनिफिट ज्यादा चाहिए अगर आपको वहां पर राजनीति करनी है। तो राजेश जी अगर केजरीवाल जी ने गलती की है सत्ता में बिराजने के लिए या सत्ता में आने के लिए, आप इतनी बड़ी पुरानी पार्टी 100 साल से ऊपर हो रहे, आप भी करेंगे गलती क्या? नहीं, हम गलती नहीं कर रहे। आप त्रिपाठी जी, आप बात को गलत लगे। हमने कहा हमारे पास प्लान आउट है कि हमें किस तरह से उसको लागू करना है। चलिए, अगर आप देखेंगे, केजरीवाल ने कहा है हम 2100 रुपए हर महिला को देंगे, बीजेपी वालों ने कहा है 2500 रुपए हर महिला को देंगे जी। उन्होंने कहा है सिलेंडर भी कम रेट पे देंगे। अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनके पास प्लान नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने वादे देने के लिए, प्रलोभन देने के लिए, लोगों से कहने के लिए ये बातें बोल दी है। लेकिन जब आप कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस पूरे प्लानिंग के साथ इंप्लीमेंट करने वाले वादे करते हैं। हम लोग कोई भी ऐसा वादा नहीं करते जो हम पूरा ना कर पाए। आपने देखा है, हमने कर्नाटक में वादा पूरा किया है। हमने जब राजस्थान में सरकार की तो हमने मेडिकल जो 25 लाख का बीमा सब लोगों का किया था, हमने वही स्कीम यहां पर लॉन्च की है। और हमने जो जी जितने भी हम कह रहे हैं उसको देने की बात की। अभी प्रदीप जी ने हमें कहा था कि आप दोनों तरफ की अगर सरकार डबल इंजन सरकार रहेगी तो हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे जी। अगर ऐसा है तो उन्होंने 500 रुपए का सिलेंडर अभी तक राजस्थान में क्यों नहीं किया? 500 रुपए का सिलेंडर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया जी? जो बेनिफिट देने की आप बात कर रहे थे महिलाओं को, वो वहां पर अभी तक क्यों नहीं? मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, लाडली बहना योजना के तहत दे रहे हैं। 21,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त पर ईयर उनको इकट्ठा भी करना पड़ रहा है, जो समझ में आ रहा है। हम आपके राजेश जी फिर से आएंगे। पासी जी आपके पास आ रहे हैं। एक बार प्रदीप जी कुछ कह रहे थे, हम इसके पहले जाने के पहले मैंने रवि जी से पूछा था, ये ऑटो चालक कौन होंगे, इनकी पहचान कैसे करेंगे? थोड़ा सा प्रदीप जी बता दीजिए। शायद स्कीम हमारे भूपेन्द्र जी पहुंच जाए दिल्ली, वो कुछ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। त्रिपाठी जी देखिए, मैं बताना चाह रहा था कि 2006 में यूपीए की सरकार थी और सदन में चर्चा हो रही थी जी, और पी चिदम्बरम जी उस चर्चा में सम्मिलित थे। तो उन्होंने कहा था कि डिजिटली कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सदन की मैं बात बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है ये बात जी। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके विजन उसमें क्लियर नहीं थे कि वो ये हाँ या ना कह सके कि या हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। इल्यूजन वाली स्थिति थी जी। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई, आज अब डिजिटल पेमेंट पे बहुत विश्व के अग्रणी है। अग्रणी अगर मैं नंबर 1 कहूं तो वो अतिशोक्ति नहीं है। आज हमारी जीपे वाली जो व्यवस्था है, जो भीम व्यवस्था है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते हैं, वो अन्य देशों में भी स्वीकार की गई और सहर्ष स्वीकार कर जा रही है और बहुत सी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उसको स्वीकार किया जा रहा है। हमने वो करके दिखाया है। हम ऑटो चालकों को भी आइडेंटिफाई करके वो योजनाएं उन पे इंप्लीमेंट कर देंगे। जहां डिजिटली आज ऑटो वाला डिजिटल पेमेंट ले लेता है जी, तो उसका आइडेंटिफिकेशन उतना ही इजी है। ये इच्छा शक्ति की बात है, हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइटर नोट कहना चाहूंगा, राजेश भाई का चेहरा देख के मुझे प्रसन्नता हो रही है। इसी प्रकार कांग्रेस दिखने लगती अगर दिल्ली के चुनाव में भी तो बड़ा मजा आ जाता। चलिए, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट कट जाएंगे तो आपको तो मजा ही आ जाएगा निश्चित तौर पे। अब ये मैं नहीं कह सकता, ये मैं आप स्वतंत्र हैं अपने कंक्लूजन को निकालने के लिए। लेकिन राजेश भाई अंधेरे में थे तो भी चेहरा दिख रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन आज प्रकाश में है। तो उसी प्रकार से अगर बूथों पे भी कांग्रेस थोड़ी थोड़ी प्रकाश में दिख जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि डिजिटल पेमेंट अगर वो ले लेगा तो समझ जाएंगे आप ऑटो चालक है। आप भी जानते हैं डिजिटल अरेस्ट किस तरह हो रहे हैं। त्रिपाठी जी कहने का आशय ये था कि अगर डिजिटल पेमेंट कोई ऑटो वाला ले सकता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन भी डिजिटली किया जा सकता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है। पंजाब में 15 लाख किसान जो 2,000 रुपया हर तिमाही पे मिलता था, लेने वाले गायब हो गए। क्यों? क्योंकि उनका जो है वेरिफिकेशन शुरू हो गया। तो अगर किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे जा सकते हैं जिनकी जो 2 एकड़ से नीचे है, तो ऑटो चलाने वालों को दिल्ली में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य है इंप्लीमेंटेशन लेवल पे हमें भरोसा है जी। साइबर क्राइम कितना बढ़ जाएगा ये आपको मालूम है? साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, किस तरह से लोगों के बैंक से पैसे जा रहे हैं और उनको पकड़ने का रेशियो मात्र 5% भी नहीं है। 5% भी नहीं है उनको पकड़ने का रेशियो।
सर मैं बता देता हूँ, अगर आप इस पे मेरा उत्तर चाहते हैं तो मैं इस पे दे सकता हूँ, अगर कार्यक्रम में दूसरे लोगों का अगर मैं समय का अतिक्रमण नहीं कर रहा हूँ तो मैं उत्तर ले लूंगा। प्रदीप जी, मैं अपनी चिंता आपको जाहिर की मैंने, मैं उत्तर ले लूंगा। प्रदीप जी, हम एक बार फिर हम पासी जी के पास चलते। पासी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, राजेश जी जब कह रहे थे, लेकिन आपने ऐसा पैमाना सेट कर दिया है कि अब उससे नीचे नहीं जा सकती। ये बहुत अच्छी बात है, राजेश जी ने स्वीकार की है खुद कि आपने जो एक सेट कर दिया है कि उससे अब नीचे राजनीति नहीं की जा सकती। मतलब ये तय है कि आप आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो घाटे का बजट बढ़ता जाएगा, माने घाटा बढ़ता ही जाएगा बजट में, ये तय हो गया। दूसरा, प्रदीप जी से मैंने पूछा कैसे आप भी तय करेंगे कि ऑटो चालक कौन है, थोड़ा हमें उसी में चिंता है। और हमारे कुछ पत्रकार मित्र हैं जो ये जानना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे श्रोता है जो ऑटो चालक बनना चाहते हैं दिल्ली में, तो आपसे थोड़ा परिभाषित कर देंगे तो बेहतर होगा। देखिए, तो आपके चैनल पे आए तो एक चीज अच्छी लगी कि आप बड़े ठहराव के साथ बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं और अच्छा लगता है कि डिबेट में कुछ सार्थक निकलते हैं। मैं अभी ना पढ़ रहा था दिल्ली के बजट का, जो घाटे का बजट सभी प्रवक्ता कह रहे हैं जी। While Delhi is estimated to remain revenue surplus in 2024-25 at the rupees 3231 करोड़ जी, तो 24-25 में भी जो दिल्ली का बजट है 3231 करोड़ रुपया रेवेन्यू सरप्लस होने का अनुमान है जी। जो हम एक चीज लेके चल पड़े कि रेवेन्यू घाटा, मैं आप देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो। तो मैंने देखिए, दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस और बजट प्रस्तुत करना विधानसभा में दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं वही सुन तो नहीं, किसी भी स्टेट का रेवेन्यू सरप्लस इतना नहीं। दूसरी चीज, अब एक बात आ रही थी मेरे बात है, वहां पे डेफिसिट में गया है। सुनिए पासी जी, महानगर है दिल्ली। आप मुंबई अलग से विधानसभा नहीं है, नहीं तो मुंबई का भी सरप्लस जाता। चूंकि इतनी घनी आबादी है, इतने बिजनेसमैन हैं, आप जो टैक्स लेते हैं वो आगे ही जाएगा। पासी जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी जी। अब दूसरी बात, हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता ने माना कि फ्री की रेवड़ी बहुत नुकसान कर रही है जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी माना कि एक पैमाना सेट कर दिया भी आम आदमी पार्टी ने, उससे नीचे नहीं जा सकती। तो एक चीज तो स्पष्ट है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस है, ये देना नहीं चाहते लोगों को कोई राहत। हाँ, सिर्फ वोटें लेने के लिए ये ऐसी अनाउंसमेंट कर रहे हैं क्योंकि इनकी मंशा क्लियर हो गई। दूसरी बात, अगर आप कहते हो नहीं सुनिए पासी जी, एक थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा, थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। पासी जी एक लाइन तो कंप्लीट होने नहीं, आप पूरी बात करेंगे। आप हम पूरा समय देंगे, 3-4 मिनट 5 मिनट आप अपनी बात कहिए। चूंकि आपने दिल्ली की सरप्लस की बात कही, थोड़ा सा हमारे दिमाग में बाद में आया। सबसे ज्यादा कर्ज अगर है तो पंजाब पे है, सबसे ज्यादा कर्ज, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर पर कैपिटा के ऊपर देखोगे तो यूपी के ऊपर और महाराष्ट्र, यूपी के ऊपर सबसे ज्यादा है। और जहां तक पंजाब के कर्ज की बात है, 2,83,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप जब हमारी सरकार आई है तो हमें विरासत में मिला है जी। उसके बावजूद भी हमने बजट को भी जो है जी बढ़ाने का काम किया, एक्साइज भी बढ़ाया, आपने देखा होगा रेवेन्यू भी बढ़ा है और लोगों को 300 यूनिट फ्री भी दे रही हैं। आम आदमी क्लिनिक भी खोले हैं पंजाब में, 50,000 से ज्यादा नौकरियां भी दी। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा था, इनकी मंशा है नहीं, ये स्पष्ट हो गया। मोदी जी भी कहते थे कि ये रेवड़ियां हैं जी, ये बर्बाद कर रही हैं, युवा को बर्बाद कर रही हैं, देश को बर्बाद कर रही हैं। तो ये सिर्फ वोटें लेने के लिए जुमलेबाजी। राजेश जी आपके पास आऊंगा, अपना उत्तर दे दीजिएगा, बात सुन लीजिए, अभी टाइम है जी। 15 लाख रुपए हर घर को आने थे, वो भी एक जुमला निकला। 2 करोड़ नौकरियां हर 2022 तक, पक्के मकान सबको, तो ये जुमलेबाजी ही है इनकी। अब सबसे पहले अकाली भाजपा ने, आपको याद होगा 1997 में आटा दाल देंगे जी हम फ्री, दे नहीं पाए थे, वो बंद कर दिया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जो जो गारंटियां दी हैं पूरा कैलकुलेशन करके वो पूरी भी 90% करी है। ठीक है, हमारी एक गारंटी रह गई है, वो भी पूरी करेंगे। अब दूसरी एक चीज सुनिए, हम बात कर देते हैं जी कि ये फ्री की रेवड़ियां। अरे भाई, आप अपने चहेते घरानों को फ्री के देसी घी के घेवर खिलाते जा रहे हो। 142 घरानों का 30 लाख करोड़ का जो है जी वेल्थ बढ़ जाता है। मध्यम वर्ग और जो लोअर वर्ग है उसके लिए कोई राहत नहीं, उसको फ्री की रेवड़ी कह के आप उसको लगातार अपमानित करते हो। आप एक चीज नोट कीजिए, जिस वक्त त्रिपाठी जी कोरोना था
कोविड का काल था, जीडीपी भी गिर गई थी, जीएसडीपी भी हर स्टेट की गिर गई थी। उस वक्त इनके 76 ग्रामों की वेल्थ दुगनी हुई थी। अब नोट कीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये डबल इंजन करते हैं। मणिपुर जैसे इंसिडेंट, यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है सबसे ज्यादा क्राइम, लेकिन इकोनॉमिकली जो मिडिल क्लास क्राइम को भी पर कैपिटा आंकिए ना, क्राइम को भी पर कैपिटा भी कर रहा हूं, पर कैपिटा बता रहा हूं, एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए। हाँ, क्राइम को भी पर कैपिटा आंकिए। बिल्कुल पर कैपिटा ही बता रहा हूँ जी, एनसीआरबी का डाटा ले लीजिए। एनसीआरबी का डाटा उत्तर प्रदेश राज्य में कितना क्राइम है ये बताता है, पर कैपिटा नहीं बता रहा। नहीं 742 पर कैपिटा सबसे ज्यादा, 742 पर कैपिटा सबसे ज्यादा। आप चेक कीजिए। अच्छा, दूसरी बात, अब जी हम क्या कर रहे हैं? प्रदीप जी आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट। राजेश जी एक मिनट सुन लीजिए उनकी बात, थोड़ा संक्षेप में, पासी जी संक्षेप में पूरा करिए। 9 लाख करोड़ से ज्यादा जी, तो ये इंडस्ट्रियल जो कॉर्पोरेट है उनका तो आप माफ कर देते हो। अगर इस महंगाई के जमाने में जहां सबसे ज्यादा टैक्स मध्यम वर्ग देता है, सबसे ज्यादा फायदा कॉर्पोरेट लेते हैं, उसमें अगर आम आदमी पार्टी ने आम लोगों की बात की तो उसको फ्री की रेवड़ी कहते हैं। ये अभी एक घर फ्री की रेवड़ी उन्होंने नहीं कहा, ये मैंने नाम दिया है। अरे मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने वहां से स्टार्ट हुआ जी। अब दूसरी सुन लीजिए, एक के ऊपर 47,000 करोड़ का, सिर्फ एक घराने के ऊपर 47,000 करोड़ का जो है जी लोन कर्ज था, जिसमें से 46,500 करोड़ माफ कर दिया गया। चलिए वो आंकड़े उस पर बहस हो चुकी है, बड़े मैंने उद्योगपतियों के कितने कर्जे माफ किए, इस पे कई बार बहस हो चुकी है। पासी जी अभी तो दिल्ली चुनाव पे बात कर लें, उस पर कई बार बहस हो चुकी है। हमने आपसे सवाल किया था, उसके बाद राजेश जी के पास जाएंगे, प्रदीप जी के पास भी जाएंगे। सवाल किया था ऑटो चालक कैसे आप चिन्हित करेंगे, उसका जवाब दे देते जी। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा ऑटो चालक के एरियाज हैं जी, जहां से वहां तक वो जाएंगे, उसके आगे एक अलग से हैं, और दिल्ली के अंदर जो ऑटो हैं वो रजिस्टर्ड भी हैं। तो हमने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। हमने जो ऑटो चालकों से वायदा किया उसको पूरा करना, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है, हमारे जुमलेबाजी नहीं है जी। उनके लिए तो प्रदीप जी ने भी बढ़िया व्यवस्था की है। हम लोग चिंतित हैं कि कैसे, अगर किसी ने 5 ऑटो खरीदे हैं तो 5 घर वालों को आप वो अलग अलग ड्राइवर बना देगा, भले वो चलाए नहीं चलाए। खैर प्रदीप जी आप कुछ कहना चाहें? 5 मेंबर होंगे, 5 ये नहीं है कि 5 अडल्ट मेंबर होंगे या 5 मेल मेंबर होंगे, ये भी सोचने वाली बात है। ऑटो चालक महिलाएं भी हो गई हैं जी। प्रदीप जी कोई बात नहीं, उनको भी हक मिलेगा जी। राजेश जी आ रहा हूं, एक मिनट राजेश जी। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रदीप जी घाटे का बजट है। हाँ सर, मैं कह रहा हूं कि आज चर्चा का विषय घाटे का बजट है जी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी सवाल सबसे पूछते हैं, लेकिन जब उनसे कोई सवाल पूछ देता है तो वो वहां से गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं, भाग के कहीं और चले जाते हैं जी। माफी वो केवल अदालत में लिखते हैं, बाकी कभी उनको नहीं हुआ। पंजाब में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अपमान हुआ, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कोई माफी नहीं मांगी। तो आम आदमी पार्टी की बातें मुद्दे की बात पे, हालांकि चर्चा चुनाव को लेकर के है, तो आम आदमी पार्टी का जो नेचुरल कैरेक्टर है, आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ तो भाग जाओ। चुनाव पे ही बात करें, आरोप प्रत्यारोप पे न जाए। अभी घोषणा पत्र जो आपने किया है उसको मैंने पढ़ा है। अरे सर, चुनाव में ही तो आरोपों की जो है पूरा इनका पिटारा खुलता है। इसके पहले ये कहाँ रहते हैं? इसके पहले तो शीश महल में होते हैं। ये कह रहे थे कि जिस समय कोविड चल रहा था जी, तो जनाब जिस समय कोविड चल रहा था उसी समय शीश महल के टेंडर भी दिए जा रहे थे जी। 15 करोड़ के वाटर ट्रीटमेंट के सिस्टम लग रहे थे शीश महल में, और आज दिल्ली की जनता पानी खरीद रही है। मैं संगम बिहार की बात कर रहा हूं, हालांकि मैं वहां रहता नहीं हूं, 4-5 दिनों से रोज आना जाना हो रहा है। वहां पे जाके मुझे अब तक महसूस हुआ कि सही में जो पोल्यूशन दिल्ली में कहा जाता है, कल मैंने उसको जिया है 4-5 दिनों से। सांस लेने में मास्क लगा के जाने बिना हिम्मत नहीं हो रही है। वो पोस्टर रख लीजिए सर, उससे कुछ नहीं होने वाला, हो चुका आपका काम, आपके टिकट कट चुके हैं। वो पोस्टर खाली ड्रामेटिक एक एंगल देता है और उसका रियलिटी में कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट का कारण कभी पूछा करिए पासी जी, पता लग जाएगा। चलिए, लेकिन केजरीवाल जी की योजना को एक आपने भी लागू करने का मतलब उनके घोषणा पत्र में, आपको बता दूं, आपको पढ़ के सुना देता हूं। आपने कहा, प्रदीप जी आपके घोषणा पत्र में, है
घोषणा पत्र में है कि भाजपा ने घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो केजरीवाल सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्री बिजली, पानी और महिलाओं के लिए फ्री पास बस यात्रा लागू रहेगी। इसको थोड़ा आप चिन्हित अलग अलग कर देते ना। मैं बता देता हूँ आपके इस प्रश्न का इस कार्यक्रम में मैं जवाब दे देता हूँ जी। जो योजना का लाभ रोहिंग्याओं को मिल रहा है, जो बांग्लादेशियों को मिल रहा है, जो वर्तमान अरविंद केजरीवाल जी की योजना है, वो बंद होगी। जिस तरह से पंजाब में 15 लाख किसान गायब हो गए, जैसे ही पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक हुआ, किसान बन के जो छोटे छोटे 2000 रुपए लेते थे वो गायब हो गए। तो दिल्ली तो पंजाब से कई गुना छोटा है। योजना दिल्ली वासियों को मिलेगी और जो असली उसके हकदार हैं उनको मिलेगी जी। चलिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं होगी दिल्ली में। चलिए राजेश जी, राजेश जी की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी वाली टैगलाइन जो है, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब को मैं समझा देता हूं कि आप ही के एमएलए गली गली घूमकर वो फ्री की रेवड़ियां बांट के बता रहे थे कि हम तो फ्री की रेवड़ियां दे रहे हैं, और फ्री की रेवड़ियां का नाम जो टैगलाइन है वो आप ही के यहां से आया था। चलिए, अब आपके प्रोमिसेस की बात करते हैं जो आपने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है तो पूरे करेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल की बातें आपको थोड़ा याद दिला दूं, उनके वादे के बारे में मैं आपको सोचा थोड़ा सा आपका माइंड, थोड़ी मेमोरी आपकी रिफ्रेश कर दूं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि हम लोग सिर्फ राजनीति करने आए हैं, हम लोग राजनीति को बदलने आए हैं, हम लोग घर नहीं लेंगे, हम लोग एक छोटे से कमरे में बैठ के पूरी राजनीति कर लेंगे, हम व्यवस्था सुधार देंगे, हम लोग बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, हम लोग सुरक्षा नहीं लेंगे, हम लोग कोई बड़ा बंगला नहीं लेंगे। तो उस जैसी जो कसम आप लोगों ने खाई थी और कितनी कसमें आप पूरी कर पाए, ये तो आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल पलटू के नाम से अगर कोई देश में। लेकिन राजेश जी, अरविंद केजरीवाल का वो बताइए जो उन्होंने घोषणा की हो दिल्ली की जनता के लिए पूरा न किया हो। राजेश जी, वो तो खैर उन्होंने किया फ्री के पैरामीटर्स की जी। तो आप कहते हैं कि हम लोग इससे आगे बढ़ के 2100 रुपए की मदद भी सब महिलाओं को करेंगे जी। विक्रमजीत जी, आप खुद सोचिए, जब दिल्ली का बजट अगर ऑलरेडी डेफिसिट है और आपकी इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप देना चाहते हैं, तो आपने 1000 रुपए जो लोकसभा में प्रॉमिस किए थे कि हम सभी महिलाओं को 1000 रुपए की सपोर्ट सहायता देंगे, आप अभी तक क्यों सपोर्ट सहायता को लोगों को नहीं दे पाए? क्या वो सब साथी जितनी महिलाओं ने फॉर्म भरे थे वो फॉर्म आज भी आपके वहां रद्दी में पड़े हुए हैं? आज तक आप वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए? अब आप कहते हैं कि हम विधानसभा में 2100 रुपए बढ़ा के महिलाओं को देंगे, तो उसकी प्लानिंग। लेकिन आपने प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 का वादा किया है। राजेश जी, आप प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 का वादा किया आपने। हमने 2500 की योजना का बिल्कुल वादा किया है। हमने जो फ्री यूनिट है, हमने भी 200 से बढ़ाकर 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया जी। और इसके अलावा हमने छात्रों के लिए भी 8500 का वादा किया है। हम लोगों ने गैस के सिलेंडर भी 500 रुपए देने का वादा किया है। हम लोगों ने फ्री राशन किट में तेल, दाल, चाय की पत्ती और चीनी भी देने का वादा किया है। त्रिपाठी साहब, हम लोग जब कांग्रेस काम करती है तो कांग्रेस पूरी प्लानिंग से काम करती है जी। अगर हम लोग मतलब घाटे का बजट आप भी देंगे, अगर आपकी सरकार बनती है तो घाटे का बजट आपका भी होगा। वो तो जी त्रिपाठी जी, मैं आपको पहले कह चुका हूं, जिस पैरामीटर पे आज दिल्ली की राजनीति है, दिल्ली की राजनीति के पैरामीटर्स आप कम नहीं कर सकते। अभी जैसे प्रदीप जी कहते हैं कि हम बांग्लादेशियों को दिल्ली से हटा देंगे, तो इनके हिसाब से तो मुझे लगता है प्रदीप जी, आप तो खुले तौर पे चैलेंज करके बोल रहे हैं कि दिल्ली के जो लोग हैं उसमें बांग्लादेशियों के नाम पर ये सब चीजें जा रही है, बांग्लादेशियों को मिल रही है, दिल्ली के वासियों को मिल रही है जी। इस चीज के लिए आपने जो बोला, आपने बहुत गलत बात यूज की है। आप दिल्ली वासियों को आपने सीधा उनके ऊपर आरोप लगाया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का, एक नेशनल पार्टी है, इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए जी। चलिए राजेश जी, बात अगर आम आदमी पार्टी की करूं, क्योंकि मैं सिर्फ पासी साहब से पूछना चाह रहा था, वो बात हमारी स्किप हो गई, मैं इसलिए त्रिपाठी जी मैं उसी वक्त पूछना चाह रहा था। फ्री की रेवड़ी की टैगलाइन इनकी है। चलिए, अब ये तो जनता तय करेगी, जनता तय करेगी किसकी है। उन्होंने यूज किया है और वो आज ही कहते हैं कि ये सब फ्री की रेवड़ियां बांटना चाह रहे हैं। चलिए, फ्री मेरा पासी साहब से जवाब मैं तभी पूछना चाह रहा था, आपने मुझे मौका नहीं दिया कि फ्री की रेवड़ियां, वो कहते हैं कि हम लोग फ्री की रेवड़ियां देना चाहते हैं। क्या ये लोग फ्री की रेवड़ियां नहीं दे रहे हैं अभी? सभी वो सबका घोषणा पत्र पढ़ लिया। ऑटो वाले मुद्दे में आपका जरूर कुछ भी नहीं कहना है, बाकी सबका हमने पढ़ लिया है। सब किस किस तरह से देंगे, एक से बढ़कर एक है। रवि जी,
जो दिल्ली की राजनीति है, उस राजनीति में मैंने जो देखा, इतिहास देखा, उसमें जो रिजर्व सीट हैं, 12 या 13 रिजर्व सीट हैं, उन रिजर्व सीटों पे 70 में से जिसकी बढ़त होती है उसकी सरकार बनती है। 93 में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 13 में से 9 सीटें जीती थी, बाकी 13। उसके बाद से शीला दीक्षित जी 3 बार मुख्यमंत्री बनी, उन रिजर्व सीटों पे वो बढ़त बनाई रही, कांग्रेस जीतती रही, और पिछली 2 बार से केजरीवाल जीतते रहे। उन रिजर्व सीटों में जब इस समय अंबेडकर जी के नाम को लेके एक श्रेय लेने की होड़ चल रही है, क्या लग रहा है आपको रिजर्व सीटों पे? देखिए त्रिपाठी जी, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगभग 20% जो है दलित या वाल्मीकि वोटर्स हैं यहाँ पर जी। तो उनको लुभाने के लगातार तीनों 17% है, 17%। हाँ, 17% मुस्लिम है और 13% मुस्लिम है और करीब 17% दलित है, वाल्मीकि और दलित हैं, जाटव कुल मिलाकर के, जाटव। तो एक सबसे बड़ा वोट बैंक है, एक तरह से हम कह लें, अगर हम जातिगत गणना की बात करें तो सबसे बड़ा वोट बैंक है। तो इसके लिए तीनों ही पार्टियां लगातार जो है काम कर रही हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, यहाँ पर जो लोग आते हैं वो बेसिकली फाइनेंशियल इश्यूज भी ज्यादा होते हैं जी, उनके आर्थिक रोजी रोटी ज्यादा होते हैं। तो जातिगत फैक्टर्स जो है बहुत बाद में आते हैं, बहुत देर से इम्पैक्ट करते हैं, वो उतना पहले वो इम्पैक्ट नहीं करते हैं जी। तो मुझे लगता है कि जातिगत फैक्टर्स पर ऐसी वोटिंग यहाँ दिल्ली में नहीं होती है, और बहुत ही कम हम देखेंगे उसको कि केवल जो अगर कैंडिडेट देख रहा है कोई, अगर, क्योंकि दिल्ली में क्या है कि या तो केजरीवाल का चेहरा है या फिर यहाँ पे पीएम मोदी का चेहरा है, 2 चेहरों पे चुनाव हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा है नहीं अभी। तो आप देख सकते हैं कि या तो उस चेहरे पे वोटिंग होगी, या फिर अगर बहुत माइन्यूट लेवल पे जाएंगे तो छोटे मोटे स्तर पे जातिगत वोटिंग हो सकती है। मुस्लिमों को जहां तक बात है तो मुस्लिमों की वोटिंग जरूर एक तरह से स्ट्रेटेजिक वोटिंग करते हैं, वो उनका इम्पैक्ट जरूर इस बार चुनाव में दिखेगा जी। चलिए भूपेंद्र जी, मुफ्त की रेवड़ी हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह से ये सब चल रहा है, इसका इम्पैक्ट कितनी दूर तक जाएगा, थोड़ा संक्षेप में? जी, निश्चित रूप से ये जो प्रतिस्पर्धा पड़ी है कि हम जनता को किस तरह से दे सकें, और ये अच्छा रहा कि कांग्रेस उम्मीदवार ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये स्वीकारा कि पैरामीटर इस तरह से हाई हो गया, हमें उसी तरह से लड़ना होगा। लेकिन वो बात नहीं की कि हम कैसे जनता के बीच में अपना स्थान और बना सकते हैं, जनता को राष्ट्र के योगदान के लिए, राष्ट्र में सहभागिता के लिए, राष्ट्रवाद को कैसे जागृत करना है, राष्ट्र प्रेम को, इस तरह से भी काम करें। लेकिन इस बार का जो चुनाव है निश्चित रूप से इस बात के है कि सभी ने तो देने की बात कर ली, अब जनता को ये डिसाइड करना है कि ये वादे पूरे कौन कर पाएगा। टेस्टेबिलिटी का सवाल है, एक तरफ केजरीवाल जी का है, एक तरफ मोदी जी की गारंटी का है, और फिर कांग्रेस जो भी कह रही है। तो इस समय चुनाव बड़े ही है, और मुझे ये लगता है चुनाव के परिणाम जब आएंगे तो मुझे लगता है कि अप्रत्याशित परिणाम भी होंगे, और कई महत्वपूर्ण लोग जीत और हार के मुहाने पे भी खड़े होंगे, क्योंकि आपको भी ये समझ में आ रहा है कि चुनाव एक तरफा नहीं है, और इस समय जो बांटने की होड़ है तो जनता ये समझ रही है कौन हमको दे पाएगा, और उसी टाइम ये डिसाइड होगा कि जब वोट जब जाएगा और ये बताएगा कि हमको कौन, किसके हाथ में गद्दी लगेगी। और लेकिन ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है, और ये मान के चलिए जब हम बहस करेंगे अगली बार तो निश्चित रूप से अप्रत्याशित परिणाम देखेंगे, ये बिल्कुल बात सही है। चल, समय में समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद पासी साहब आपका, प्रदीप जी आपका, राजेश जी आपका, रवि जी आपका और भूपेंद्र जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो अगर देश में नेताओं को मुफ्त की रेवड़ियों से ही वोट मिलता है तो इसका एक सीधा मतलब ये भी है कि देश में वो गरीब आज भी मौजूद हैं जो लोगों को अपना वोट रेवड़ी के बदले बेचने को मजबूर कर रही है। चमकते बाजारों में दबने वाली गरीबी कहीं फूट न पड़े, इसलिए सरकारें लोगों के खातों में योजनाओं के नाम पर पैसे ट्रांसफर कर रही है। मुझे ये कहने से भी परहेज नहीं है कि अब वोट देश हित और विकास जैसे मुद्दों के लिए नहीं बल्कि रेवड़ी के वजन से तय हो रहा है। इसी का नतीजा है कि हर बार सरप्लस में रहने वाला दिल्ली का बजट पहली बार घाटे में जा रहा है। सरकारें दूरगामी योजनाओं में निवेश करने के बजाय रेवड़ियां बनाने और बांटने में व्यस्त है। इस पर आपको हमें मिलकर सोचना भी होगा। ऐसे में यह कहावत खासा चरितार्थ होती है कि मुफ्त का चंदन घिस मोरे टंदन। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।